dear students, I am Nilakshi Singh. In my last video, we had completed the introductory portion of the chapter Heredity and Evolution. Today, in this video, we will be studying about the important terms which are going to be used in this chapter. Okay, so first of all, the first and the most important term is gene. So, what is a gene? It is a functional unit of heredity present on chromosomes of a cell nucleus. What does it mean? A functional unit of heredity means in my last video we did कि जो traits हैं, characters हैं, they are passed from parents to the offsprings, right? From parents to the next generation. Yes. So अब वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके थ्रू ये कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास होते हैं, राइट? मैंने आपको कल बताया था देयर इज लाइक वी आर मेड अप ऑफ सेल्स एक्चुअली, राइट? सो इन एवरी सेल देयर इज अ न्यूक्लियस. Almost in every cells of our body, each and every cell of a body, there is a nucleus present. In nucleus there are chromosomes, and कल हमने सेम डायग्राम की थी हमारी लास्ट वीडियो में. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है and inside the nucleus there are chromosomes present. Depending upon the individual, depending upon the living being, number of chromosomes do vary. Okay, so in human beings we have 23 pairs of chromosomes. Okay, fine. So basically these chromosomes, they carry genes. Okay, क्रोमोसोम्स के ऊपर आपने लास्ट वीडियो अगर देखी हो, नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा. उसमें मैंने आपको ये बताया है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए इज कॉल्ड लाइक दिस. यस, और डीएनए के बारे में आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया ही था. सो डीएनए इज बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट? जीन्स. Very small segment of DNA is basically composed of what? Genes. Gene or genes genes. Approximately 25,000 genes are present in a particular human being, right? Means हमारे जो भी external traits हैं which are visible to us, for example the color of eyes, हमारे iris का क्या color है, which in Indian population it is black, mostly black, right? And अगर आप western population देखो, European population या American population, उनमें blue eye color is dominant, right? और कईयों की grey या green eyes भी होती हैं, but in Indians mostly black eye color is dominant. Now what does this word dominant means? किसी को मालूम है? Okay, let me tell. Dominant means वो वाला trait, वो वाला character जो mostly exist करता है human beings में या human population में. Actually genetics is a population based study. Fine. अगर एक population की बात कर रहे हैं, if I am talking about Indians, तो Indians में black eye color is dominant. Means ज़्यादा लोगों में आपको black color की eyes ज़्यादा दिखेंगी, right? ओके, उसके बाद आता है डार्क ब्राउन कलर होता है, और उसके बाद बाकी जो ब्लू या ग्रे या ग्रीन कलर्स हैं वो बहुत रेयर मिलेंगे. ओके, सो अबाउट दीज डेफिनेशंस, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सारी डेफिनेशंस हम इसके बाद धीरे धीरे करते जाएंगे. ओके, सो अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह से ये पास ऑन होते हैं ट्रेट्स, सिर्फ और सिर्फ जीन्स की वजह से. द यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स इज जीन. सो विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स ऑफ सेल न्यूक्लियस, राइट? सो एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉल्ड डीएनए. फाइन, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट which is it is a piece of DNA that codes for a polynucleotide or a protein. So what does this point mean now? अब एक्चुअली जीन को हमने बोला एक पीस है डीएनए का, जैसे मैंने आपको अभी बताया. दिस इज अ डीएनए.
अगर मैं इस डीएनए को ओपन करूं, अगर मैं इस कॉइल्ड डीएनए को ओपन कर दूं तो ये इस तरह के 2 स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। यस, ओके, मैंने दोनों को खोल दिया, बस जो एंटेंगल्ड थे वो मैंने खोल दिए, ओपन करके उनको 2 स्ट्रैंड्स बना दिए। अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं इसमें है क्या, कल मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में यही बताया था कि ए और टी एंड जी सी ये 4 बेस पेयर्स होते हैं। ए और टी डबल बॉन्ड के साथ बाइंड होते हैं और जी और सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। और इस तरह से ये 2 बॉन्ड्स भी दो स्ट्रैंड्स भी आपस में जुड़े होते हैं और कॉइल हो जाते हैं। यस, सो अभी हमने इनको खोल दिया। अब अगर हमने इनको खोल दिया तो एक्चुअली क्या होगा, इसका कोई छोटा सा पोर्शन ले लो, लेट अस से यहाँ तक इतना पोर्शन, दूसरा पोर्शन, थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन, ये छोटे छोटे पीसेस, ये एक्चुअली क्या होंगे, बेसिकली जीन्स। ओके, इज इट क्लियर? जीन्स मतलब एक जो डीएनए है वो किससे बना है, बेसिकली जीन्स के साथ। ओके, ये जो AGTC का सीक्वेंस होता है ये वेरी करता है, आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, गो थ्रू माई लास्ट वीडियो, उसमें आपको सारी इंट्रोडक्शन दी हुई है इस चैप्टर की। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, आई होप इट इज क्लियर। इन केस यू फील एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड या आपको कुछ ऐसी चीज जो अभी भी समझ में ना आई हो, प्लीज डू कॉमेंट एंड टेल मी कि आप और क्या पूछना चाह रहे हो, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट अगेन। Okay, so basically it is a piece of DNA that codes for a polynucleotide or a protein. अब polynucleotide क्या है? This word poly, it means many. Okay, and nucleotide और protein basically हमारे जितने भी processes हैं बेटा, all the processes which are going on in our body, they may be physiological processes। कोई भी डाइजेशन हो रही है, let us say डाइजेशन, राइट? डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस माउथ, राइट? माउथ में टीथ हैं, देन टंग है। अब इस माउथ के अंदर ही देयर इज एन एंजाइम प्रेजेंट। What are enzymes? They are basically biocatalysts. Okay, so enzymes they are present. अब वो जो मेन एंजाइम कौन सा है हमारे माउथ के अंदर? मेन एक्चुअली देयर इज वन एंजाइम व्हिच इज too much helpful in digestion of starch, that is salivary amylase, which is also known as ptyalin. Okay, this enzyme is present in our mouth. It is secreted from the salivary glands. Okay, अब ये एक्चुअली क्या है, दिस इज एंजाइम, वो करेगा क्या, हमारे फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करेगा और उसे डाइजेस्ट कर देगा, राइट? अब ये जो एंजाइम था ये किसने की, कैसे सिक्रीट की हो गया, कैसे पता लगा कि ये एंजाइम को सिक्रीट होना है, राइट? अगर हम खाना खाते हैं उसके बाद फूड हमारा फूड पाइप के थ्रू होते हुए स्टमक में जाता है, फिर स्टमक के अंदर एक एसिड प्रेजेंट है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो जाके और हमारे फूड को और चर्न कर देता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है, और फिर और कुछ एंजाइम्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके उससे फूड को और डाइजेस्ट करते हैं, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है, देन रेक्टम एंड एनस के थ्रू वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है। अब एक्चुअली होता क्या है, ये जो एंजाइम्स हैं दीज आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ जीन्स। ओके, अब ये जीन्स जो हैं ये कोई ना कोई कोड्स देते हैं, जो मैंने आपको AGTC बेस पेयर्स की बात की थी, वो जो AGTC बेस पेयर्स हैं उनमें से कोई तीन के कोड्स, 3 बेस पेयर्स, दे कम टुगेदर लाइक AGTC TT, कुछ इस तरह का सीक्वेंस है। इफ आई से द सीक्वेंस इज दिस AGCTTA। ओके, अब ये जो मैं इसमें से लूंगी फर्स्ट 3 बेस पेयर्स और फिर नेक्स्ट 3 बेस पेयर्स एंड सो ऑन, 3 मतलब ट्रिपलेट्स होते हैं। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स बनाए, ए के सामने टी आएगा, जी के सामने मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जी के सामने सी आता है, सी के साथ जी बाइंड करता है, टी के साथ ए एंड ए के सामने टी। नाउ दिस ए एंड टी
they are bind together with a double hydrogen bond, G and C with a triple, C and G again with a triple hydrogen bond, T and A with a double bond, double and double bond, right? So होता क्या है, बहुत बड़े बड़े सीक्वेंसेस होते हैं, hundreds and hundreds of base pairs, okay? ये इनको बेस पेयर्स कहते हैं। तो वो ट्रिपल 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 सारे ट्रिपलेट्स मिलके क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कोड करते हैं, या तो कोई एंजाइम रिलीज करते हैं या कोई हार्मोन रिलीज करते हैं, ओके? सो होगा क्या भी, ये हार्मोन रिलीज करेंगे, लेट अस से इन तीनों ने मिलके सलाइवरी अमाइलेज रिलीज कर दिया, ओके? अब वो सलाइवरी अमाइलेज रिलीज हुआ, इसी तरह से बाकी सारे भी मिलके पूरी की पूरी लंबी लंबी चेन्स बनती हैं, सब के सब कोड्स मिलके कोई ना कोई प्रोटीन बना लेते हैं, ये वाला प्रोटीन और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो ये बहुत सारे जीन्स मिलते हैं, दे रिलीज सम अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर व्हाट, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। मीन्स प्रोटीन्स एक्चुअली होते क्या हैं, प्रोटीन्स एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इफ वी ब्रेक डाउन प्रोटीन्स तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल अब ये वॉल है, ये वॉल किससे बनी हुई है, विद स्मॉल 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 ब्रिक्स, छोटी बहुत सारी ब्रिक्स के साथ इंच मिलके ये वॉल बना दी, ओके? इसी तरह से ये जो बेस पेयर्स हैं इन्होंने मिलके कोई ना कोई अमाइनो एसिड्स बनाए, इसी तरह से इसने मिलके दूसरा अमाइनो एसिड बना दिया, फिर एक थर्ड अमाइनो एसिड आ गया, इस तरह से मिलके पूरी की पूरी क्या बन जाता है, प्रोटीन चेन इज फॉर्म्ड, ओके? सो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन चेन बना लेते हैं लाइक दिस, ओके? लाइक दिस, ये एक चेन लाइन है, ये एक अमाइनो एसिड प्लस दूसरा अमाइनो एसिड प्लस तीसरा अमाइनो एसिड एंड सो ऑन, इस तरह से मिलके इस पूरी चेन को व्हाट डू वी से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। Is it clear? Okay, so it is a piece of DNA that codes for one polynucleotide or a protein, okay? Polynucleotide and protein is one and the same thing, so आप इनमें से कोई भी एक word लिख सकते हैं, okay? Third and last point of this definition is it determines a particular character. अब मैंने आपको पहले बताया कि एक जो जीन है उसकी वजह से ही हमारे सारे के सारे फिजिकल एंड और भी बहुत सारे ट्रेट्स जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, ओके? तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इफ आई से आई कलर, माई आई कलर इज ब्लैक, ओके? इफ आई से माई हेयर कलर, इट इज इधर डार्क ब्राउन और यू कैन से ब्लैक। तो इनमें से कुछ भी जो है, कोई भी चीज क्यों आ रही है, कोई भी ट्रेट क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट जीन, ओके? सो एक जीन एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करती है। I hope it is clear, okay? So you can note it down if you want. This definition has actually 3 points, which is a functional unit of heredity present on chromosomes of a cell nucleus. अब इसके साथ में कंटिन्यू कर सकते हो, सेकेंड पॉइंट भी इसका, it is a piece of DNA that codes for one protein chain, and the last one, it determines a particular character, okay? In exams आपको in 1 mark this definition can be asked, और जितनी भी अभी मैं आपको important terms करवाऊंगी in my videos, before starting with the core of heredity and evolution, we'll cover up some definitions so that while doing the chapter आपको कोई term में आपको कोई problem ना आए कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि what does that term mean, okay? You can note it down. So, I hope you have noted it down. Our next definition is chromosome. Now, what is a chromosome? आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, आपको मैंने आज के स्टार्टिंग में भी बताया कि chromosome is what? It is a structure which is present in a cell nucleus like this. Okay, ये जो this is known as chromosome. So how can we define it? It is a long rod-like structure in a nucleus which appears during cell division.
एंड कैरीज जीन्स। यस, सो एक्चुअली होता क्या है बेटा, क्रोमोसोम होता तो इस शेप में है जो मैंने आपको बताया है अभी अभी। सो इट इज लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, या दिस इज अ क्रोमोसोम, ओके। एंड मैंने आपको इसके आर्म्स के बारे में भी अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। सो अभी ये क्रोमोसोम्स है बेसिकली, एक क्रोमोसोम है बेसिकली, एक्चुअली इसको हमने रॉड लाइक स्ट्रक्चर बोला, ओके, क्योंकि ये थोड़ा मोटा मोटा जैसा दिख रहा है, ओके, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड अपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिविजन। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्रोमोसोम्स yes they are present in the nucleus, they are always present, but ऐसा क्यों लिखा है कि ये ड्यूरिंग सेल डिविजन ही अपीयर होता है, ओके। नाउ आई विल टेल यू एक्चुअली होता क्या है बच्चे, क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर प्रेजेंट बट नॉट इन दिस फॉर्म, दे आर नॉट प्रेजेंट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ रॉड और रॉड लाइक स्ट्रक्चर। दे आर इनिशियली, अभी जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा, हमें पता है हमारी बॉडी में सेल्स डिवाइड करते हैं, राइट, करते रहते हैं डिवाइड। सो अभी होता क्या है कि ये हर टाइम पे इस तरह से क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें सेल डिवीजन में, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है सिर्फ उस एक पर्टिकुलर टाइम पे क्रोमोसोम्स की ये शेप दिखती है, अदरवाइज ये क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट ना होके सिर्फ कैसे प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड्स की फॉर्म में, इस तरह से, जैसे एक बंच ऑफ थ्रेड्स, कुछ धागों का गुच्छा ऐसे 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 करके प्रेजेंट हो, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। फाइबर मीन्स कुछ धागे जैसा, ओके, एक्चुअली वो कुछ फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। यस, अब होता क्या है, जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड हो रहा होता है और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नंबर इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उस टाइम पे ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रॉपर अपनी शेप ले लेते हैं, ओके। सो एक बार दोबारा लास्ट टाइम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, a long rod like structure in a nucleus appears during cell division and it carries genes। ये आपको मैंने पहले बता दिया, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए कॉइल्ड होता है और उस डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज अ कैरेक्टर, इट इज बेसिकली, हम जब बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल है, अब मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ और यू आर देयर, आपके आसपास जो भी हैं या आपकी फैमिली में जो भी प्रेजेंट है इस टाइम पे या आपके फ्रेंड्स हैं, आप बोलते हो मेरी एक फ्रेंड है या मेरा एक फ्रेंड है, उसका ब्लू आई कलर है या ब्लैक आई कलर है या उसका हेयर कलर इज ब्राउन और ब्लॉन्ड हेयर कलर है, मतलब किसी भी तरह से आप उसकी बॉडी का कोई भी ट्रेट जब बताते हो, कैरेक्टर बताते हो कि उसका ये कैरेक्टर है, ये उसका आईज का कलर है या उसके नोज की शेप है, किसी का नोज बहुत मोटा है या पतला है या लंबा है या छोटा है, राइट, किसी भी तरह का बॉडी का फीचर्स, किसी भी तरह कोई भी कैरेक्टर जब आप बता रहे हो उसको ही हम कैरेक्टर बोलते हैं सिंपली, राइट। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक, हम बोलते हैं ना किसी के फीचर्स बहुत अच्छे हैं या किसी के फीचर्स अच्छे नहीं है, कोई दिखने में कैसा है, राइट। सो a feature or characteristic of an individual like eye color or eye shape, okay, so this is just an example, eye color and shape, आप कोई भी trait की example यहाँ पे दे सकते हो। next definition is trait। now trait is what, it is inherited character। अब हमें दिखने में तो बेटा मैं आपको दिख रही हूँ, आप मेरा नोज की शेप, मेरे लिप्स की शेप, मेरे आईज की शेप, मेरा आई कलर, हेयर कलर बता सकते हो देख के कि ये कैसा है, ठीक है, तब तक हम उसको कैरेक्टर बोल रहे हैं, ओके। यहाँ आपके पेरेंट्स के जो भी फीचर्स हैं आप उसको देख के बता रहे हो कि मेरे मम्मा का आई कलर ऐसा है, पापा का ऐसा है, ओके। लेट अस से हम आई कलर को ही एज एन एग्जांपल ले लें, तो मम्मा का ये आई कलर है, फादर का ये आई कलर है और मेरा मतलब नेक्स्ट उनका जो चाइल्ड है, आपका ट्रेट क्या है, आप बोलोगे मेरा आई कलर तो मम्मा जैसा है या मेरा हेयर कलर तो पापा जैसा है, या ओके, मतलब कोई ट्रेट्स या कोई कैरेक्टर्स हमारे मम्मा जैसे होते हैं, कुछ फादर जैसे होते हैं, वी आर मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम, राइट,
ओके, एंड दैट इज ऑल्सो ड्यू टू जीन्स, राइट। सो ट्रेट क्या है, हम तब उस कैरेक्टर को ट्रेट बोलेंगे जब वो इनहेरिट हो गया। मीन्स जब मदर और फादर के अपने अपने कैरेक्टर्स थे, अब उनमें से जब आई कलर हमारा मदर जैसा आया, हेयर कलर फादर जैसा आया हमारे में, जो भी हमने मदर से एक्वायर किया, फादर से एक्वायर किया, तो जो हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, उनको हम ट्रेट बोलते हैं। मीन्स अब हमें सब कुछ एक जैसा तो नहीं आता, ना हम एग्जैक्ट अपनी मम्मा की कॉपी होते हैं, ना ही हम अपने फादर की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, राइट। यस, आई होप ऐसा ही है। सो नहीं होते हैं हम एग्जैक्ट, हम जस्ट मिक्सचर होते हैं, राइट। सो ट्रेट्स क्या है, एक जब एक फीचर या कैरेक्टर इनहेरिट हो गया, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो गया। आई होप इट इज क्लियर। इन केस यू हैव एनी डाउट, जस्ट let me know, okay? I'll explain it again. Now you please note it down. So yes, I hope you have noted down the definitions explained earlier. Now the next one is allele. What is allele? It is one of the different forms of a particular gene which occupy a same position on a chromosome. Okay, एलील क्या है बच्चे, एक जीन है, हमने जो जीन की डेफिनेशन पढ़ी, राइट। जैसे हमने पढ़ा कि एक जीन है, इट कोड्स फॉर सम कैरेक्टर्स लाइक आई कलर और हेयर कलर एट्सेट्रा। तो वो जो जीन है, इट हैज टू एलील्स विच मीन्स एक जीन है। अगर आई कलर की बात करें तो एक कैरेक्टर, उसका एक एलील मदर से आता है, एक एलील फादर से आता है। उन दोनों में से जो डोमिनेंट होगा, जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा, जिसकी ज़्यादा चलेगी, वो अपनी जो ऑफस्प्रिंग है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें वो वाला आई कलर दिखेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मदर से ब्लैक आई कलर आया, फादर से ब्राउन आई कलर का ट्रेट आया, कैरेक्टर एलील आया बेसिकली, तो एक्सप्रेस कौन सा करेगा, जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा, ओके, मीन्स जिसकी ज़्यादा चलेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज दिस मीन कि दे ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम। सी, हमने बात की कि मैंने आपको बताया दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। ह्यूमन बीइंग्स हैव हाउ मेनी पेयर्स, 23 पेयर्स। इफ यू टॉक अबाउट पेयर्स, तो अ पेयर ऑफ सीजर्स या हमारे फुटवेयर का पेयर होता है, मतलब एक पेयर में 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, राइट। इसी तरह से 23 पेयर्स में टोटल कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 23 + 23, yes, 46. So 46 chromosomes are present in each and every cell of our body. In human beings I'm talking about, okay, only in humans we have 23 pairs of chromosomes और 46 chromosomes, okay। इन दोनों में से कोई एक चीज बोलोगे, either 23 pairs और 46 chromosomes, okay। अब होगा क्या, अगर हम बात करें, जब हम दोनों पेयर्स की बात करते हैं, मीन्स अगर हम बात करें 23 पेयर्स की, उसमें दोनों सेट्स की, तो दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड नंबर 2, ओके। तो अगर एक क्रोमोसोम में एक इसकी पोजीशन है, इफ आई से दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 का एक पेयर है, ये क्रोमोसोम नंबर 1, तो यहाँ पे एक एलील प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम की आर्म पे, एक एलील इधर भी प्रेजेंट होगा। मीन्स अगर पेयर्स है ना, तो वो पेयर एग्जैक्टली सेम होते हैं, ओके। अगर एक क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर एक एलील प्रेजेंट होगा जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा, मीन्स ये वाला एलील जो है, छोटा सा ब्लैक डॉट, ये ब्लैक वाली लाइन छोटी सी, ये मेरे आई कलर को कोड कर रहा है, ओके। तो सेम पोजीशन पे दूसरे क्रोमोसोम नंबर 1 के दूसरे साइड पे, वहीं पे जो मेरा आई कलर का जो कोड करेगा वो वाला एलील वहां पे भी प्रेजेंट होगा, ओके। मीन्स एक जीन के, मतलब आई कलर के लिए 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे, बोथ ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम,
दोनों एलील्स दे ऑक्यूपाई सेम पोजीशन ऑन क्रोमोसोम. जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, तो इसके एक यहाँ पे एक अगर एलील प्रेजेंट है यहाँ पे, ओके, तो इस क्रोमोसोम के भी सेम पोजीशन पे यहाँ पर सेम एलील प्रेजेंट होगा. सी, सेम पोजीशन पे. ओके, सो दिस इज व्हाट एलील मीन्स. ओके, दिस इज व्हाट एलील मीन्स. One of the different forms of particular gene occupying the same position on a chromosome. Next, it is progeny. Now, अब मैं आपको जब से हमने चैप्टर लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन की, काफ़ी डिटेल में अच्छे से पढ़ा, उसी तरह से हमने भी कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ी, राइट. अब उसमें मैंने बहुत बार वर्ड यूज़ किया ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन, ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन, तो वो सेम है. प्रोजेनी और डिसेंडेंट, ओके, और ऑफस्प्रिंग और नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. अगर हम बात कर रहे हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन है, या हम बात कर रहे हैं दिस इज नेक्स्ट द प्रोजेनी, द ऑफस्प्रिंग और द डिसेंडेंट्स, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. ओके, सो प्रोजेनी इज व्हाट, अ डिसेंडेंट, और ऑफस्प्रिंग एज अ डॉटर ऑर्गेनिज्म मीन्स कोई भी, किसी भी इंडिविजुअल की नेक्स्ट जनरेशन. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ओके, next term is gametes. Now basically if we see कि gametes होते क्या हैं, तो if we see कि human beings ना, actually बेटा human beings they have two opposite sexes, one is male and the other one is female. Okay, अब इन दोनों में there are dissimilarities. Okay, externally, internally, depending upon their body systems or external features और XYZ, बहुत सारे इनमें dissimilarities हैं, अलग अलग हैं मेल्स और फीमेल्स. ओके, सो इसी तरह से if we say उनकी reproduction, okay, I will upload videos on chapter number 8, that is how do organisms reproduce. उसमें हम कुछ डिटेल में ये सब पढ़ेंगे, बट राइट नाउ मैं आपको शॉर्ट में एक बता दूं कि गेमीट्स बेसिकली सेल्स हैं. गेमीट्स आर व्हाट, दे आर जस्ट द सेल्स which are basically released, which are basically released from the reproductive systems of male and female humans, basically human males and females. Okay, if I talk about male partner, like if I talk about male or we say father, तो जो गिमीट है यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल है, ओके, दैट इज स्पर्म और यू कैन से स्पर्म्स. यस, एंड इन फीमेल्स इफ वी सी, तो फीमेल्स में या फिर मदर, फीमेल और मदर, यानी फीमेल और मदर रिलीजेस ओवा और एग, और यू कैन से ओवम. ओवम इज सिंगुलर, ova is plural. Okay, so basically gametes are what, they are reproductive cells. Okay, the cells which are responsible for reproduction, ovum and sperm. Okay, ovum or sperm या egg or sperm, they both fuse and a zygote is produced. So इस तरह से reproduction is completed. Okay, so अब यहाँ पे बात हो रही है haploid set of chromosomes. मैंने आपको बताया कि there are 23 pairs of chromosomes present in humans, right? If I say 23 pairs, तो 23 pairs में से एक होगा क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर होगा, एक ये, ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर आ गया, एक ये, ओके, ये क्रोमोसोम का एक पेयर आ गया. इसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 2 का भी पेयर आ गया, इस तरह से क्रोमोसोम नंबर 3 का भी पेयर आ गया, एंड क्रोमोसोम नंबर 23 के भी दो लाइक एक पेयर है. ओके, सो हैप्लॉइड सेट का मतलब ये है ओनली वन सेट, मींस ये वाला हम स्टार्टिंग वाला सेट उठा रहे हैं 1 to 23, सारे क्रोमोसोम का हमने एक एक सेट उठा लिया. ओके,
यहाँ हमने सिर्फ सेकंड वाला सेट उठा लिया, क्रोमोसोम नंबर 1 to 23 का, दैट इज हैप्लॉइड सेट. इफ वी से डिप्लॉइड मीन्स 2 सेट्स. अगर हम बात करें डिप्लॉइड, एक इंडिविजुअल में डिप्लॉइड सेट प्रेजेंट होता है, दोनों सेट्स. ओके, लाइक दिस वन एंड दिस वन, दोनों सेट सारे इकट्ठे. एक्चुअली तो एक इंडिविजुअल में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते ही हैं. ओके, एक इंडिविजुअल में टोटल 23 पेयर्स आर देयर. यस, बट अगर पास होने हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ध्यान से सुनो, अगर 23 पेयर्स प्रेजेंट हैं एक ह्यूमन बीइंग में, मीन्स हमारे मदर में भी 23 पेयर्स प्रेजेंट थे, मदर रिप्रोडक्टिव सेल में, फादर के रिप्रोडक्टिव सेल में भी 23 पेयर्स प्रेजेंट थे. 23 पेयर्स प्लस 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स प्लस 46 क्रोमोसोम्स, कितने हो गए टोटल? 92 क्रोमोसोम्स. मीन्स अगर मदर भी अपने पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में पास कर रही है, फादर भी अपने 46 क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में पास कर रहा है, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 92 क्रोमोसोम. तो 92 chromosomes are practically not possible in a normal human. A normal human can have only 23 pairs, that is maximum of 46 chromosomes. Okay, neither less than that nor more than that. Okay, एक normal human के पास जरूरी है 46 chromosomes present होना. इसलिए क्या होता है, मदर जो होती है, मदर वो अपना 23 pairs में से पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम्स नेक्स्ट जनरेशन में भेजने की बजाय केवल 23 क्रोमोसोम्स ही नेक्स्ट जनरेशन में देती है. 23 क्रोमोसोम्स फादर देते हैं, पेयर्स नहीं मैं कह रही हूँ, ओनली 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम मदर्स साइड, 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम फादर्स साइड. बोथ ऑफ देम अगेन यूनाइट एंड दे अगेन फॉर्म 46 क्रोमोसोम्स विच इज अ नॉर्मल नंबर. ओके, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. I hope it is clear. Okay, I'll repeat once again. There are a total of 23 pairs of chromosomes in a normal human. In mother, again 23 pairs are present. In father also 23 pairs are present. अगर दोनों से 23 के 23 पेयर्स आ जाएं, मतलब टोटल 46 इधर से 46 इधर से, तो 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, विच इज एबनॉर्मल. तो होगा क्या, इसलिए नेचर ने ऑलरेडी ऐसे ही डिसाइड किया हुआ है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मदर passes only 23 chromosomes and father also passes only 23 chromosomes which again reunite, and इसी की वजह से दोनों साइड से हाफ सेट आ रहा है क्रोमोसोम्स का. ओके, मीन्स हैप्लॉइड सेट आ रहा है दोनों तरफ से क्रोमोसोम्स का. ओके, तो वो अगेन दे reunite and again form a diploid set. This diploid set is present in the offspring. जो next progeny होगी उसमें normal number of chromosomes retained रहेंगे. That is 23 pairs or 46 chromosomes. Okay, I hope it is clear. Please note it down. Okay, I hope you have noted down these 3 terms. Fine. Now I think we have done like half of the important terms of the chapter. Now in my next video that is going to be uploaded soon, we will cover up all the terms. Okay, and then after that we'll be starting with core of heredity. Okay, students, I hope you are getting what I'm explaining, and in case you have any kind of doubt or you need any kind of improvement in me, that if you are not try to understand properly, if you need some other help regarding the chapter, regarding the curriculum, you can text me in the comment box. I'll definitely try to reply you, and I'll definitely show the improvement in my upcoming videos, so that it will get easier for you to understand. Right? Thank you so much. See you soon. Bye bye.